जी जी, थैंक यू। तो हम लोग दिसंबर 2023 वाला यहाँ तक है ना, लास्ट क्लास में यहाँ तक सॉल्व किए थे। तो ये वाला पार्ट, ये फॉर्मूला जस्ट रह गया, इसका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा, मिल जाएगा प्रूफ। बाकी तो ठीक था। यहाँ पे देखते हैं, ये है 114। सो इससे स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और आज लास्ट क्लास होगी। बाकी आप कल थोड़ा सा है ना, अपना एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एडमिट कार्ड ये सब अपना रेडी कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बस परसों एग्ज़ाम ही है तो। बाकी आप PYQ रिवाइज भी कर सकते हैं आज कल परसों में, जितना कर सकते हैं उतना। देखिए, तो ये 114 जो है, ये ग्रुप में पेपर मैंने भेज दिया है। ये कुछ वैसा दिख रहा है ना। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या दिख रहा है आपको? एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कौन सा टेस्ट है? कोलमोग्रोव स्मिनोव। तो कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट है, इसको देखिए। सो डिफरेंस कहाँ पे है? T1n T2n। एक में एन टाइम यहाँ पे जस्ट है ना, तो इसमें एन लगा रखा है, वहाँ विदाउट एन है। आपका माइक ऑन है त्रिवेणी जी, देखिए। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, है ना। सो कोलमोग्रोव की थ्योरी देखिए, उसमें बताइए क्या होता है। रिजल्ट है सिंपल ये। क्वेश्चन क्या है? x1 एक्सट्रैक्शन बी रैंडम सैंपल फ्रॉम अननोन डिस्ट्रीब्यूशन विथ एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस CDF। f दे रखा है, f नॉट कोई स्पेसिफिक एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस CDF है। h नॉट में है f बराबर f नॉट अगेंस्ट f इज नॉट f नॉट। सो टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स f T1n है, T2n है। तो सुप ऑफ, ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है माइनस एफ नॉट। दूसरे में है T2n में सुप्रीमम ऑफ n टाइम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस एफ नॉट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा ट्रू है? सो T1n टेंस टू जीरो होगा या T2n टेंस टू जीरो होगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप कोलमोग्रोव की थ्योरी देखिए, उससे समझ आएगा।
किसी को समझ आया कि नहीं? सो आपने ये थ्योरम पढ़ा है कुछ ऐसा, गिलीवेंको ऐसा कुछ नाम है ना, कैंटिलीलेमा थ्योरम। तो ये कन्वर्जेंस का है, आई थिंक इसका जो आता है ये इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर आप T1n को लिखेंगे जैसे समथिंग लाइक सुप ऑफ Fn माइनस एफ नॉट, है ना। T1n जो है, T1 बोल देता हूँ, T2 जो है सुप ऑफ Fn माइनस एफ नॉट, इनटू में यहाँ n भी है, अच्छा n टाइम है ना, तो वहाँ n टाइम है ना, यहाँ n टाइम ये कहना, जो ये है Fn माइनस एफ नॉट और यहाँ n टाइम है, और यहाँ जस्ट आपके पास है इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस एफ नॉट, इस तरह से है। सो ग्लिवेंको कैंटली जो थ्योरम है, अगर आप देखेंगे नॉन पैरामीट्रिक में, तो ये डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट ही है कि जो ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट कन्वर्जेस टू एफ नॉट अंडर एच नॉट स्पेशली। सो अंडर एच नॉट क्या होगा आपका, एफ नॉट है, सो एफ एन विल कन्वर्ज टू एफ नॉट, ठीक है। तो ये जस्ट स्टेटमेंट है, ग्लिवेंको कैंटली लेमा का स्टेटमेंट है, इतना लिखने की जगह डायरेक्टली आप स्टेटमेंट थ्योरम याद है। सो T1n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। एंड दूसरा अगर देखेंगे ये जो है, तो उसके अकॉर्डिंग T2n कन्वर्ज करेगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि n टाइम हो गया ना, तो वही चीज़ है बस n टाइम है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये तो सही है और ये गलत हो जाएगा। अब बाकी रह गया इसका और इसका सोचना। T2n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू अ डीजेनरेट, तो ये यहाँ पे अंडर एच नॉट बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, अंडर एच नॉट, ये जस्ट थ्योरम है, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है डी जनरेट पे होगा, लेकिन ये रियल नंबर तो नहीं है, किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज का तब होता, सो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। एंड नेक्स्ट जो है कि अब इसका सोचिए थर्ड का क्या हो सकता है, T2n यहाँ पे था, अब अगर ऐसे देखेंगे तो T2n इज n टाइम T1n, राइट, क्योंकि अगर बस देख ले तो या T1n इंटू एन कर सकते हैं, n बाद में अगर लेना हो तो इंटू एन कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे थर्ड वाले को, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी n इंटू T1n मोर देन 1, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी T1n मोर देन 1/n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, ये ऑलमोस्ट जीरो पे कन्वर्ज करेगी, तो ठीक है ना, ये तो जीरो पे ही जाएगी, तो T1n क्या होगा जी, स्क्रीन फ्रीज हो गया है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ओ आवाज़ आ रही है ना, अच्छा वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ फ्रीज हो गया है, रुको एक मिनट यस, देखता हूँ, एक मिनट, हाँ। स्क्रीन आपकी तो ये मैं बता रहा था, एक थ्योरम सिंपल है ना, ये जो है ग्लिवेंको कैंटली थ्योरम, तो ये डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट है कि जो T1 होगा ना, आप जस्ट थ्योरम गूगल कर लीजिए या किसी बुक में देख लीजिए, तो सीधा सीधा बताएगा कि इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस एफ नॉट, इसकी लिमिट जो है दैट विल दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, और यहाँ n टाइम है तो T2n ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। फिर ये क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डी जनरेट, तो यहाँ तो इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रही है, तो डी जनरेट पे कन्वर्ज तो करेगी नहीं, क्योंकि अगर डी जनरेट पे करता तो इफ एंड ओनली होता है कि सम रैंडम वेरिएबल एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू डी जनरेट इफ एंड ओनली कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डी जनरेट, ये चीज़ है, तो यहाँ तो इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस वजह से डी भी गलत हो गया। अब रह गया सी का, थर्ड ऑप्शन आपको देखना है, थर्ड ऑप्शन बोला लिमिट, है ना, प्रोबेबिलिटी T2n मोर देन 1, तो T2n क्या है, n टाइम T1n है, तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए n टाइम, देखिए हमने क्या किया, T2n की जगह हमने n टाइम T1 रख दिया, एंड ये इधर आ गया तो T1n मोर देन 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे क्या होगा,
अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊँ तो ये तो कहीं ना कहीं जीरो पे ही जाना है, तो T1n तो मॉड्यूलस में है Fn माइनस एफ नॉट, और इसका सुप्रीम वैल्यू है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी विल 10 to 1, ये 10 to 1 होगी। 1 पे 10 तो करेगी, चेक कर लीजिए। ठीक है ना। अगर आप इसका डेफिनेशन लगाएंगे अगर, तो क्या कहता है इसका डेफिनेशन अगर आप लगाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T1n माइनस जीरो का मॉड मोर देन एप्साइलॉन या लेस देन इक्वल टू एप्साइलॉन इज 1, है ना, ऐसा है। तो अच्छा T2 है ना, लेकिन T2 की यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ T2 n टाइम T1 था ना ये, तो n बहुत लार्ज होगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा, है ना, दिस विल कन्वर्ज टू जीरो। चेक करो, ये भी ट्रू हो जाएगा, बिकॉज T1n तो नेगेटिव नहीं होगा ना कभी, T1n तो नेगेटिव आना नहीं है कभी, इट्स एफ एन माइनस एफ नॉट, इसकी सुप्रीम वैल्यू है, तो जो लार्जर है ना, जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो होगी, तो नेगेटिव तो आना नहीं है कभी, और ये मोर देन 1/n होगा, तो 1/n तो विल टेंड टू जीरो। चेक करो, सो ऐसा लग तो रहा थर्ड भी सही हो जाएगा। अच्छा इवेंचुअली हो क्या रहा है, छोड़ो, अगर इस तरीके से नहीं जाए तो हम देखें कि T2 इवेंचुअली क्या हो रहा है, T2n इवेंचुअली टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यही ना। तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो वंस तो ज़्यादा ही होगी ना, ऐसे देख सकते हैं कि T2n कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, सो इवेंचुअली ये वंस तो ज़्यादा ही होगी जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रही है, तो इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हो आप। ठीक है भाई, देख लो, कुछ क्वेरी है तो बताओ। सर फोर्थ नहीं समझ आया। फोर्थ में क्या बोलना चाह रहा है, फोर्थ पढ़िए आप। ये ट्रू कब होता, चलिए मान लीजिए कि T2n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू फॉर कांस्टेंट k, तो क्या बोलेंगे T2n कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट पता है आपको, ठीक सर, k पता पे ही करेगी, इन्फिनिटी पे। और ये k आपका क्या है यहाँ पे, तो इन्फिनिटी कोई नंबर है, इन्फिनिटी। ओके सर, गॉट इट। इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, वरना कोई फाइनाइट कांस्टेंट तो मिलता है, ये तो कह रहा है रियल वैल्यू, लेकिन रियल वैल्यू तो है ही नहीं है, इसीलिए। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर वन वे एनोवा, वन वे फिक्स्ड इफेक्ट एनोवा मॉडल, एरर्स क्या है, अनकोरिलेटेड विथ मीन जीरो, फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, वाई आई बार जो है, ठीक है, वाई आई जे फ्रॉम 1 to n i, ठीक है, तो इसका जस्ट चेक कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा म्यू का, 2 म्यू प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एक एस्टिमेबल लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये एस्टिमेबल लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है A2 का, चेक कीजिए जैसे इनका 2 आ रहा है, बाकी लोग देखिए।
तो इनका 2 आ गया, बाकी लोग देख लीजिए स्ट्रीमेबल है ना। तो इस तरह लिखेंगे y है ना 1 1 1 2 इस तरह से NIK तक जाएगा। एक लोग का ही आंसर आया, बाकी लोग बताइए कुछ आपका जो समझ आ रहा है। जो सिंपल है ना, ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है ना। यहाँ तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि म्यू प्लस अल्फ़ा 1 और म्यू प्लस अल्फ़ा 2। तो ये जब आप यहाँ पे लिखेंगे है ना, y लेट से 1 J के लिख लो आप, तो म्यू प्लस अल्फ़ा 1 प्लस एप्साइलॉन 1 J है ना। फिर y 2J लिख लो आप, तो म्यू प्लस अल्फ़ा 2 प्लस एप्साइलन 2J। अब इसके रेस्पेक्ट में आप एस्टिमेबल बना सकते हैं। सो जे कोई फिक्स चूज़ कर लो आप चाहो तो ना। तो एक तो ये सेकेंड ओके है। क्या थर्ड इस तरह से बनाया जा सकता है? थर्ड तो नहीं बनाया जा पाएगा। देख लीजिए बाकी लोग, जैसे एक लोगों ने बताया 2 है, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? देख लीजिए। एक तो यहाँ ऐसे ही जो ये फोर्थ वाला है, ये डिफरेंस लिया ना y 2J माइनस y 2 बार, तो ये अनबायस एस्टिमेटर होगा अल्फ़ा 2 का, 2J एंड y 2 बार है ना। y 2 बार क्या होगा? यहाँ से अगर आप लिखेंगे 1/n2 समेसन j फ्रॉम 1 to n2 yij, यही ना। तो y 2 था ना, तो 2 यहाँ पे i को 2 रखा है हमने।
सो 2J हो जाएगा ना। ये तो जीरो हो जाएगा ना सर, मीन के उस पे डेविएशन है सब। अगर एक्सपेक्टेशन आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा ना। तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ये तो एस्टिमेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि है ना म्यू किसी के साथ आएगा। तो म्यू जैसे अल्फ़ा 1 के साथ ही आएगा, तो अल्फ़ा 2 अकेले नहीं ला पाएंगे आप, है ना। सो नहीं बना पाएंगे हम उस तरह से कुछ। अल्फ़ा 2 तो है क्या, नहीं कर पाएंगे अकेले एस्टिमेट। तो यहाँ से तो एस्टिमेट नहीं होगा। तो यहाँ अगर एक्सपेक्टेशन आप लेंगे तो ये इन दोनों का एक्सपेक्टेशन तो सेम ही आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स आई का एक्सपेक्टेशन और एक्स बार का तो सेम ही होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं जीरो ही आ जाएगा। तो म्यू तो अल्फ़ा 2 तो नहीं आएगा। अब रह गया पहला वाला। पहले वाले में क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 1 है ना, 1 1 से लेके YN1 जे। आई के तक गया है, K, NK तक। अच्छा, इस तरह से अपॉन में टोटल N1 + N2 अप टू NK। सो ये तो अनबायस नहीं होगा म्यू के लिए, नहीं। सर म्यू भी स्टेबल एस्टिमेबल है नहीं ना, क्योंकि एस्टिमेबल हो जाता तो मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता, वो है ही नहीं, एस्टिमेबल ही नहीं है, तो कोई एस्टिमेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा अनबायस्ड उसके वैसे भी। तो ऐसा नहीं आएगा। बाकी लोगों को समझ आ रहा है जी, जैसा ये बता रहे हैं। तो हाँ, मतलब म्यू को ऐसे कैसे अकेले वो कर पाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये। और म्यू का तो मतलब सिर्फ म्यू का नहीं आएगा, साथ में कुछ वैसा मिल सकता है, वैसा सिर्फ म्यू का नहीं आएगा ना। सही कह रहे हैं आप, तो उस तरह से आएगा कुछ। बाकी लोग देख लो जी, उनको समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो इसके लिए थोड़ा जो भी लीनियर मॉडल्स वाली बुक है उसको पढ़ सकते हो आप, एस्टिमेबिलिटी वाले जो भी बुक है उसको आप देख सकते हो। ये भी सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है कि कंसिडर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है, वाई और एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन एंड एक्स फिक्स्ड n क्रॉस p+1 मैट्रिक्स है जिसका रैंक p+1 है, ठीक है। सो रैंक जो है p+1 है, और एप्सिलॉन आई इंडिपेंडेंट IID है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, और बीटा वेक्टर हैट है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग, ये डायरेक्टली रिजल्ट है, देखो आप। सो डू हैव आइडिया ऑफ जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, देखो उसमें ये सब रिजल्ट है डायरेक्टली। तो आप चेक करो, मतलब थ्योरीज अगर याद है तो इजीली हो जाएगा, थ्योरम्स।
आया जी, किसी का आंसर आया? तो इसमें लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट क्या लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका? ये जो बीटा वेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या होता है? x dash x inverse x dash y। हाँ, इसमें क्या होगा, इस मॉडल में क्या आता है? एक्स ट्रांसपोज वाई। जस्ट एक्स ट्रांस वाई या आगे एक्स ट्रांसपोज वाई ना, ये यस है ना, ये यस। आएगा। सो ये फॉर्मूला है, मतलब सिंपल, ये एक जब जानते होंगे ये फॉर्मूला है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। अब ये बाकी डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसमें आई थिंक जो रिजल्ट आता है ना, अगर ये निकालते आप 1/σ² वाई ट्रांसपोज एक्स वाई, तो ये कुछ रिजल्ट है, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना। यहाँ बीटा हैट तो ये है, जैसे वाई हैट निकालेंगे तो क्या एक्स बीटा हैट, यही ना। तो ये एक्स बीटा हैट होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक आता है chi² p+1, ये कोई रिजल्ट है, आप देखना। तो इस तरह से कुछ मिलेगा। बट क्या ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है या डिफरेंट है, देखो। जैसा आप थ्योरी चेक करो कि क्या कैसे है थ्योरीज में, है ना। लेकिन इसका ये जरूरी नहीं कि chi² डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम पुट भी कर दे बीटा हैट तो ये कुछ वैसा होगा 1/σ² वाई ट्रांसपोज एक्स, और ये पुट करेंगे एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, यही है। सो और एक्स है n×p+1 मैट्रिक्स। ठीक है ना, दिस इज नॉट नेसेसरली chi², ये जरूरी नहीं है कि chi² में आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा रिजल्ट, chi² p+1, इसका रिजल्ट देखिए। सो ये कुछ chi² आएगा। दूसरे के बारे में क्या कहेंगे, कोई थ्योरम है, y−x बीटा हैट, मतलब y−y हैट, ये हो गया ना। तो b में जो है 1/σ² y−y हैट ट्रांसपोज, ऐसा कुछ देखिए, y−y हैट, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको वहाँ बता रखा है एरर जो है ना, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0σ²। सो उससे देखिए, हो जाएगा। सिर्फ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। हाँ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हाँ ये। एग्जैक्टली, तो कितना आएगा, इसका थ्योरम क्या होता है, रिजल्ट क्या है chi² n−p-, है ना। तो ये तो रिजल्ट है ना डायरेक्टली, chi² n−p−1, है ना, ये आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। तीसरे वाले में देखो, एक्स बीटा हैट y−x बीटा हैट ट्रांसपोज y−x बीटा हैट, इंडिपेंडेंट होता है ये। मीन और वेरिएंस तो है क्या, एक्स बीटा मीन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वाई है। हम्म ये भी रिजल्ट है, सिंपल, आप देख सकते हैं। ये भी एरर है ना। ये क्या है, अगर आप यहाँ से एरर निकालते हैं तो ई ये क्या है। ट्रांसपोज ई। हाँ ई ट्रांसपोज ई। हाँ, ये ट्रांसपोज ही है। और एक ये थ्योरम है नहीं कि दिस y hat and e transpose e are independent, yes or no। यस सर, इंडिपेंडेंट।
सो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, राइट। और यहाँ से अगर आप देखोगे, सो डायरेक्ट रिजल्ट आई थिंक, देख लो एक बार, ये रिजल्ट ही होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से अगर देखो तुम, तो इसमें अगर पुट करें हम लोग, तो ये क्या है, एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। तो इसका नाम अगर पी वाई रख दें हम लोग, ठीक है, तो वाई हैट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि, है ना, ये तो एक्स बीटा हैट है। सो हम लोग अगर यहाँ पे वाई हैट को लिखते हैं पी इंटू वाई, जहाँ पी ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वाई माइनस एक्स बीटा हैट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 - p × y लिख सकते हैं क्या? y माइनस एक्स बीटा हैट को, यस सर। है ना। अब p मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? p हमने इसका नाम रखा है, p के बारे में क्या जानते हैं? हेट मैट्रिक्स होता हाँ, है ये वो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल होता है कि नहीं? आइडेम्पोटेंट होता है। आइडेम्पोटेंट होता है, ओके। सो अच्छा ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सही है, आइडेम्पोटेंट है, सिमेट्रिक भी होगा ऑब्वियसली, है ना। सो तो ये p और 1 - p के बारे में क्या कह सकते हैं आप, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनाएगा? अगर आपसे बोला जाए ये जो है इन दोनों का, अगर आप इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, या क्या बोलूँ कि इसमें हमें इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे, कि बोथ आर इंडिपेंडेंटली, है ना। तो ये दोनों ना इंडिपेंडेंट होगा, दिस, अच्छा यहाँ पे ये इसके साथ इंडिपेंडेंट बनाएगा।
ठीक है ना। आप ये एक रिजल्ट देखना कि ये पी वाई एंड 1 माइनस पी वाई जो है ना इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। पता है ये पी वाई का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या आएगा? क्या वन माइ पी का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होगा? मतलब ये भी एक रिजल्ट ना, पी वाई एंड 1 माइनस पी वाई जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, एंड उस वजह से ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये आप रिजल्ट देखो एक बार क्या है। मल्टीवेरिएट का थोड़ा कुछ यूज़ होगा इसमें। पी वाई एंड 1 माइनस पी वाई आर इंडिपेंडेंट। तो ये एक रिजल्ट है दैट यू नीड टू सी। तो ये इसके लिए आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा। एंड डी के बारे में क्या कह सकते हैं हम? सर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना का स्क्वायर n-1 बनता है। हम्म तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? गलत होगा, फॉल्स होगा। गलत हो जाएगा। हम्म फॉल्स। ठीक है, तो ये का स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, का स्क्वायर -1 नहीं होगा। देख लीजिए जी। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे वाई आईज है ना, आई आई डी है क्या? आई आई डी तो नहीं है, बस एप्साइलन आई है ना। ठीक है जी, तो इसका 2 3 सही होगा ना। ये मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन है, इसको देखो। बताइए, ये भी तो आसान है। इसको ट्राई कीजिए तो आसान है ना। आपको दे रखा है ए कोई मैट्रिक्स विसार्ट है, ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, एंड सिग्मा कोवेरियंस मैट्रिक्स है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो आपको पूछ रहा है कि ए के मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसके बीच का क्या रिलेशन है।
समझ आया कि नहीं? आ गया? तो इसमें क्या है, ये तो एक तो सिग्मा क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है ना? तो सिग्मा अगर डायगोनल मैट्रिक्स होता तो इसका मतलब है कि इजीली, तो उस केस में क्या होता है, जैसे सो इफ सिग्मा इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो ऐसा कुछ रिजल्ट होता है ना कि जो ए आई आई होगा इस मैट्रिक्स में, दैट विल बी व्हाट, सिग्मा आई आई इंटू काई स्क्वायर। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें, क्या आता है रिजल्ट में? N एन, एन क्या होगा? एन यहाँ क्या, 3 या 5? 5 5 है ना? तो यहाँ ये होता, तो ये एक रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो इसीलिए जैसे इन्होंने कहा है A22 काई स्क्वायर 3, काई स्क्वायर 3 तो नहीं होगा है ना, क्योंकि इसका डायमेंशन 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। तो लेकिन ये डायगोनल होता तब ये रिजल्ट लगता है, यहाँ तो डायगोनल है ही नहीं। अच्छा, अगर सिग्मा इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स तो उस केस में क्या लगाएंगे? मतलब डायगोनल हो या ना हो। AI है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना विशार्ड मैट्रिक्स का, तो अ- वो लग जाएगा। AI है अपन सिग्मा आएगा, फॉलो का स्क्वायर n। अच्छा, तो इसमें जो है A22 में सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये जीरो क्या है, 1 2 3 है ना, तो 2 3 और 3 2, तो यहाँ पे लगा पाएंगे ना। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें जो है मेनली एक रिजल्ट क्या है, मतलब एक सिंपल एक दूसरा रिजल्ट देखते हैं। ये जो रिजल्ट आप जानते हैं क्या होता है, सी ट्रांसपोज, ऐसा कुछ रिजल्ट है ना। C ट्रांसपोज AC हम्म फॉलोज विशार्ड हम्म n, हम्म विशार्ड 1 होगा तो P काई, के जगह पे। काई स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, विसार्ट वन मतलब काई स्क्वायर है। विशार्ड 1 n कॉमा C ट्रांसपोज सिग्मा C। सी ट्रांसपोज सिग्मा सी, ये तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे काई स्क्वायर, मतलब ये होगा एक्चुअली सी ट्रांसपोज सिग्मा सी टाइम काई स्क्वायर एन, यस सर। ये ना, क्योंकि वन है यहाँ तो ये वन कर दिया तो काई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो सी ट्रांसपोज सिग्मा सी इंटू काई स्क्वायर एन हो जाएगा आपका। तो ये यूज़ कीजिए, बाकी ऑप्शन को ट्रू या फॉल्स देखने में ये हेल्प करेगा आपको। जैसे यहाँ पे ना कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना इसमें से हम लोग, एंड देन यू ट्राई टू सी। तो पहला ऑप्शन में काई स्क्वायर 5 है, काई स्क्वायर 3 है, ये 3 है क्या, तो ऐसे ही आउट हो जाएगा ना। तो थर्ड वाला भी यहाँ पे 3 कह रहा है, 3 तो नहीं आएगा है ना, तो ये भी तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। अब बचा 2 और 4, 2 और 4 में आपको देखना है। तो इस रिजल्ट से ही काम हो जाएगा। देखिए 8 2 2, तो वहाँ क्या आएगा, 2 इंटू काई स्क्वायर 5, तो मार्जिनल तो है ना, मार्जिनल पे वर्क करेगी राइट। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अच्छा मेनली लीनियर कॉम्बिनेशन में ना इंडिपेंडेंस का काम चाहिए, तो अकेला है ना, ये तो मार्जिनल इसका तो मिल ही जाएगा ना। तो मार्जिनल इज़ फाइन, अगर मार्जिनल निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसमें। अगर आप वैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं
तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है ना, ऐसा A11 A13 A1 है ना, 33 भी है, तो इसके लिए ये वाला यूज़ करना पड़ेगा आपको। चेक कीजिए, ये तो सही हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 वाला मार्जिनल है 2 का, तो मार्जिनल में ये काम आ जाएगा, मार्जिनल के लिए ये चलेगा, देख लीजिए। ये इवन इफ मार्जिनल में तो ऐसे भी चल जाएगा, डायगोनल हो ना हो, मार्जिनल में तो ओके है ना, देख लीजिए एक बारी। सो मार्जिनल के लिए तो ये रिजल्ट आ जाता है, आएगा। तो मार्जिनल में तो ऐसे ही काम आ जाएगा ना, मार्जिनल के लिए चलेगा, मेनली जब लीनियर कॉम्बिनेशन है तब जाके दिक्कत आएगी, तो मार्जिनल में तो ठीक है। अब फोर्थ वाले को चेक करना है ट्रू या फॉल्स, तो इसको जस्टिफाई कीजिए, कितना आएगा। सी ट्रांसपोज सिग्मा सी 6 आ रहा है। अच्छा ओके, तो फिर तो वो 9 यहाँ दे दिया है इन्होंने, ये 9 कुछ दिख रहा है ना, तो 9 तो सही नहीं होगा। डी वाले में क्या होगा, तो 6 आ रहा ना, तो यहाँ पे 6 होता तो ट्रू होता, राइट, तो 6 नहीं है इसलिए फॉल्स है, ठीक है जी, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ना 6 आ रही है जैसे, तो अगर वहाँ पे 1/6 होता तो ट्रू आ जाता, 6 नहीं आया तो फॉल्स है। और मार्जिनल के तो डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। सर ये सी मैट्रिक्स क्या बनेगा इसमें फोर्थ वाले में, वो नहीं समझ पा क्या रहा बना कि आपका क्या बना है, बताइए जी, किनका आंसर आया है। सी सी होगा कॉलम मैट्रिक्स 1 0 -2। 1 0 -2, इससे बना के देखिए, ये बन जाएगा, चेक कीजिए जी। सो सी ट्रांसपोज ए सी बनाएंगे तो ये आएगा, चेक कीजिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप का है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म का आइडिया है आप लोगों को। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का आपको आइडिया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ना, उससे आ जाएगा। So we consider the population of 3 units having values 2 4 6. A simple random sample without replacement of 2 unit is to be drawn from the population. Let capital M denote the sample mean of this sample. Then which of the following statement are true? So expected value of M, expected value of M square, expected value of M cube and variance of M. ट्राई कीजिए।
ये तो आसान है। आ गया? मतलब आपके पास है ना पॉपुलेशन यूनिट, मान लो फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 है, तो क्या होगा इसमें? ये तो आ गया होगा, सॉल्व करना है। ये आगे बढ़ो, सिंपल। हाँ आप तीन है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, वो ले लीजिए। जैसे 2 4 आ सकता है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो कंसिडर 3 यूनिट्स। 2 4 6 में कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। सो 2 4 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, और 4 6 यही तीन पॉसिबिलिटी है ना। एंड देन निकाल लीजिए। तो सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन से भी आएगा। अच्छा, वैसे भी आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, अगर वैसे करेंगे मैनुअली, या फिर थ्योरम यूज़ कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या आंसर बना आपका फिर? सर एक सही आ रहा है, सेकंड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, अच्छा। थर्ड कैसे निकालना है वो समझना। ओह, फिर तो वहाँ देखना पड़ेगा ना आपको, कि जैसे सैम्पल मीन आपने निकाला है, तो थ्योरम यूज़ कर लिया, तो इसके लिए भी थ्योरम देखिए, कोई थ्योरम है तो देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कर दीजिए, हम्म। मैनुअली हो जाएगा। हाँ, मैनुअली भी हो जाएगा ना। तो 2 4 का एवरेज कितना, 3 हो गया। 2 6 का एवरेज 4 हो गया। 4 6 का 5 हो गया। फिर एम स्क्वायर यहीं से निकाल लेंगे, तो ये हो गया 9 16 25। और एम क्यूब अगर आप निकाल लेंगे तो 27 64 125। अब ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी लेंगे हम लोग? तो ईच की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/3 लेंगे। यस। सो हो गया। सो अब निकाल लीजिए। सो ये आपका ऐसे ई एम चाहिए। सो समेसन एक्स आई पी आई देख लीजिए, अब आ जाएगा। 3 × 1/3 प्लस 4 × 1/3 प्लस 5 × 1/3, ये चेक कर लीजिए, 4 आ जाएगा। तो ये तो सही है। ऐसे ही आप सेम तरीके से, जैसे आप नॉर्मली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में निकालते हैं, निकाल लीजिए। सो ऐसे ही ई एम स्क्वायर निकाल लीजिए, ई एम क्यूब निकाल लीजिए, और वेरिएंस है तो अगर इन दोनों को निकाल लिया तो इन दोनों से वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एम आप लोग जानते ही हैं, ई एम स्क्वायर माइनस ई एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इससे आई थी, जैसे बता रहे हैं आंसर चैट में, तो 1 3 आएगा, 2 4 गलत होगा, देख लीजिए। जस्ट डिस्क्रीट में जैसे आप निकालते हैं एक्सपेक्टेशन, उस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास एक्साई जो है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है हैविंग पीडीएफ। तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आई ई की पावर माइनस आई एक्स, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अच्छा, एक्सपोनेंशियल आई हो गया ना, कहने का मतलब ये हो गया, मतलब गामा का स्पेशल केस ही है ना एक्सपोनेंशियल। तो इससे कुछ ये समझ आया कि एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल आई, तो लैम्डा की जगह आई है, यही ना। लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो आई हो गया। ओके। कंसिडर्ड अ सीरीज सिस्टम, मतलब रिलायबिलिटी का है, कंप्राइजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैविंग रैंडम लाइफ टाइम डिस्क्राइब्ड बाई रैंडम वेरिएबल x1 x2। सो सीरीज सिस्टम है, राइट। तो ये एक सीरीज सिस्टम है। तो सीरीज सिस्टम में क्या होता है जी, कोई भी एक कंपोनेंट खराब हुआ, ट्रिपल मतलब मिनिमम ऑफ x1 x2, है ना, ये होगा। यस। हाँ। तो अब ये x1 जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, x2 जो है एक्सपोनेंशियल 2 है। तो मिनिमम आप जानते हैं थ्योरम, रेट ऐड हो जाता है। तो यहाँ आपका एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 3, हो गया t। तो ये सिस्टम का लाइफ टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो x डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम, तो ये t की जगह x ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो x जो है लाइफ टाइम है, फॉलोइंग। अब तो आसानी से आप कर लेंगे, देख लीजिए, है ना। सिंपल थ्योरम है, x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ही था, और मिनिमम सीरीज में मिनिमम और उसमें मैक्सिमम पैरेलल में। तो अब एक्सपोनेंशियल 3 हो गया, एक्सपोनेंशियल 3 का रेट 3 है, तो ये तो सही हो गया। यहाँ में मॉड्यूलस लगा लीजिए। सो मेमोरी लगा x मोर देन 4 x मोर देन 2, तो ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली ट्रू हो गया है ना, ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे आप इसको से वो कर लीजिए,
यहाँ भी मॉड्यूलस लग जाएगा, देख लीजिए लगेगा। आई थिंक फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, मॉड्यूलस लगाएंगे तो, लेकिन फॉल्स हो जाएगा नहीं तो। समझे, इसमें ऐसा है जैसे मान लो मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4 कॉमा x मोर देन 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 2। तो ये क्या है, दिस इज x मोर देन 4 गिवन x मोर देन 2। तो बाई मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन 2 आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने x मोर देन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो इसके इक्वल भी है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा अपॉन x मोर देन 2, और ये इक्वल आया x मोर देन 2 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4 इज इक्वल टू x मोर देन 2 इंटू x मोर देन 2। तो ऑप्शन ए अगर ये होता तो ट्रू होता, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 है इसलिए फॉल्स है। और 6x तो आप जानते होंगे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, तो 6x अगर करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेट 3 है, तो यहाँ 6x का डिस्ट्रीब्यूशन है 3/6, मतलब एक्सपोनेंशियल 1/2 हो गया। और एक्सपोनेंशियल 1/2 कितना होता है, का स्क्वायर 2, तो यहाँ का स्क्वायर 3 लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। यहाँ का स्क्वायर 2 होता तो सही हो जाता, देख लीजिए। ओके जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च का होगा। एक 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 क्वेश्चन आते हैं, एक यूनिट 1 में, एक यूनिट मतलब एक पार्ट बी में और एक पार्ट सी में। देखिए ट्राई कीजिए। कह रहा है कि कंसीडर द एन MM1 क्विंग मॉडल विथ अराइवल रेट 15 per hour, सर्विस रेट म्यू 45 per hour, enter denote number of customer in the system at time t, t1 t2 be the amount of time the customer spent in queue and the system, the t1 at time spent in queue and t2 in the system। so system क्या होता है, मतलब system is queue plus waiting, मतलब queue and service दोनों। तो which of the following statement are true, बताइए। तो सिंपल है ना, रिजल्ट बस आपको पता होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे रो जो है आप जानते हैं लैम्डा अपॉन म्यू, ये आ गया। और स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी जो होती है, और इसका ये रिजल्ट है आई थिंक, है ना, यही रिजल्ट है ना। तो हमारे केस में 1 पे पूछा गया है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन टी इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट n, t टेंस टू इन्फिनिटी टाइम, है ना। तो इन द लॉन्ग रन ये 1 या स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज को बोलते हैं ना, 1 माइनस रो इंटू रो,
तो कितना हो गया 2/3 इंटू 1/3, सो 2/9। तो पहला तो सही है। अब दूसरा और तीसरा में देखिए, तो T1 क्या था, टाइम कस्टमर स्पेंड इन द क्यू, है ना, और T2 है इन द सिस्टम। तो क्यू सिस्टम मतलब क्यू प्लस सर्विस, सर्विस टाइम, ठीक है ना। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप लोग कर पाएंगे। सो वेटिंग टाइम क्या होगा, 1/3 होता है ना रो, तो प्रोबेबिलिटी T1 मोर देन 0। सो ET1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब है ना एक्सपेक्टेड, ये सब आपने फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने क्लास में, या आप लोग जानते भी होंगे, है ना, आप जो किताब में आप रिजल्ट देख सकते हैं। लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन रो। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, म्यू 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 माइनस लैम्डा, आगे क्या होगा, माइनस लैम्डा, म्यू और रो की माइनस, जगह पे म्यू, रो लिखा हुआ रो की जगह क्या है, म्यू। म्यू म्यू। अच्छा यहाँ पे म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा ही ना। यस। अच्छा वो अगर इसको नीचे बुला लेंगे तो वैसा हो जाएगा ना, एनीवे रो अपॉन म्यू माइनस लैम्डा कर सकते थे, है ना, ऐसा कुछ, यही है ना, बात वही है। यस। हाँ यस। ठीक है, इसको पुट कर लीजिए, तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो आई थिंक ये ट्रू आ जाएगा। E ऑफ T2, इसका क्या फॉर्मूला है, 1/μ माइनस लैम्डा। तो ये सब फॉर्मूला आपने बहुत सारे लिखे होंगे, उसमें लगाना है आपको, तो आई थिंक ये भी सही आ जाएगा, पुट कर लीजिए। आपको पता ही है लैम्डा और म्यू, लैम्डा पता है, म्यू पता है। अब रह गया सेकेंड ऑप्शन का, सेकेंड में क्या होता है, फोर्थ रॉन्ग है सर। ओह सॉरी ये नहीं आएगा, अच्छा फोर्थ वाले में कुछ और आएगा नहीं, 1/30 आ रहा है। अच्छा तो ये नहीं आएगा, मतलब इसके मैच, ये कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा तो सिंपल 30 आ जाएगा ना, हाँ 1/30 आ जाएगा, वहाँ ऐसे ही जो भी था लैम्डा, तो ये सही आ जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन का क्या है, सर प्रोबेबिलिटी न्यू कस्टमर हैव टू वेट इक्वल टू रो। रो, यस। है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, सिंपल रिजल्ट्स हैं, तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली हो जाएगा। तो 1 2 3, तो ये ठीक है। तो अभी हमने एक्चुअली जो सी पार्ट किया बस 3 पेपर किए थे, क्या किए हैं, दिसंबर 2024, जून 2024, और फिर अभी कर रहे थे दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये क्लासेस फिर आगे अभी कभी स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम आएगा तो फिर देखेंगे, अगले एग्ज़ाम में कर लेंगे। बी में हमने टोटल जून 2015 से और ये दिसंबर 2024 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जो कि फरवरी में हुआ था, तो ये पार्ट हमने ट्राई किया, ये भी हमने ट्राई किया है, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है आइडिया कि इसमें टोटल सी पार्ट में आते हैं 18 क्वेश्चन यूनिट 4 के, इसमें आते हैं 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न तो आप सबको ऑलरेडी नोन है। सो आप अपने हिसाब से आपने PYQ अगर ईयर वाइज सॉल्व किया होगा तो आपको खुद समझ आ गया होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो घर पे बेस्ट पॉसिबल तरीका है जिससे आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो करो। तो इसी के साथ अभी तो यहीं स्टॉप करेंगे, बाकी आप लोगों को ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। अब क्लासेस देखते हैं, अभी तो हमारा 1 तारीख से दूसरा बैच स्टार्ट होगा, तब देखते हैं ये PYQ बैच फिर से हम लाएंगे कब, जब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अभी अभी तो जुलाई में हो रहा है, अगला एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में जो पेपर रह गया है ये रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही इसका, तो दिसंबर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जून 2023 से आगे कर लेंगे पहले, फिर ये हो जाएगा, फिर बाकी देखेंगे दोबारा अगर होगा तो। मतलब मेनली रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल ही है, तो लोग देखना चाहेंगे देखने वाले देख ही सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे से सर हाँ सर इसमें क्यूइंग मॉडल का जो था क्वेश्चन, इसका रिजल्ट्स का कहीं नोट्स वगैरह मिल सकते हैं क्या? हाँ, ये जो बच्चे कर शॉर्ट रहे हैं वो भेज नोट। देंगे आपको, ग्रुप में भेजिए। अंकित हैं, ये जो आंसर जो लोग कर रहे थे ना, ये शक्ति हैं, ये आपको ग्रुप में भेज देंगे, इनको टेक्स्ट कीजिए, वो जो क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है ना उसमें है ये लोग, यस तो इनको बोलिए ये भेज देंगे, इन्होंने लिख रखा होगा। शेयर कर दीजिए जो भी आप लोगों के पास फॉर्मूला है, क्योंकि एक क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में OR के ऑपरेशन रिसर्च के, एक पार्ट सी में, लेकिन फॉर्मूला आप याद कर लेंगे ना MM1 वाला ये सब वाला, तो वो क्वेश्चन आप कुछ हद तक कर पाएंगे। बाकी LPP वाले क्वेश्चन 11-12 में जो ग्राफिकल मेथड है तो कुछ क्वेश्चन उस पर हो जाएगा, कुछ मैनुअली हो जाता है। बाकी आप सीखना चाहें तो सिंप्लेक्स मेथड भी सीख सकते हैं, बट मतलब वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये बाकी आप ट्राई कीजिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना, पार्ट बी में टोटल आपके पास, पार्ट ए में तो 15 क्वेश्चन करना ही है, तो आप 15 के 15 ट्राई करके आइए 20 में से,
बाकी पार्ट बी में आपके पास ऑप्शंस हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 जैसे में है ना। तो ये आप लोग जानते हैं कितना कहते हैं, 12, 8, 8 और 12 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको टोटल करने हैं इसमें से 25। तो आप देखो कहाँ कंफर्टेबल हो, है ना। तो वो आपको देखना है आप कि आप इसमें कितने कंफर्टेबल हो, इसमें कितना कंफर्टेबल हो, इसमें कितना कंफर्टेबल हो, सब मिला के आपको 25 करने हैं। पार्ट सी में भी हमने डिस्कस किया है U1, U2, U3 और U4, यूनिट 4 है ना। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे पता है कि 18 क्वेश्चन इसके हैं, 12 इसके हैं, 12 इसके हैं और 18 इसके हैं। अब इसमें से टोटल आपको 20 करने थे। आप देखो किस में कितना कंफर्टेबल हो। तो वो जब प्रीवियस ईयर पेपर आप करते हो ना, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इस तरह क्वेश्चंस आए हैं और वैसे ही आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नया थोड़ी आएगा। जैसे आपने 10 साल के पेपर ढंग से अगर 2-3 बार सॉल्व कर लिए ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में। और जो एग्ज़ाम आएगा उसमें है ना 100% नहीं, कम से कम 80-90% क्वेश्चन सही कर लेंगे। अगर घर पे आप है ना जो क्वेश्चन 100% सही कर पा रहे हैं, एग्जाम में थोड़े टाइम प्रेशर रहता है ना, एक फियर रहता है, वो सब चीज़ें फैक्टर रहता है, तो कुछ गलतियाँ होंगी। लेकिन घर पे अगर अच्छा कर रहे हैं आप तो एग्ज़ाम में भी हो जाएगा। ये है। तो इसमें 18 है, इधर 18 है, 36 हो गया। इसमें भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो देख लीजिए, टोटल 20 करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इसमें 10+ क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, क्वालिफाइंग के चांस बहुत कम है। क्योंकि आपको भी पता है कि 100+ स्कोर करना है ना। तो जैसे हमने पहले एक बार बच्चों ने बताया था कि ये 2 मार्क्स का है, ये आपके 3 मार्क्स का है, ये 4.75 का है। तो यहाँ से आपके आ जाते हैं कितने, 30, ये आपके 75 टोटल मार्क्स है ना। तो अगर आप यहाँ बिल्कुल सही सही करते हैं तब जाके 105 बनेंगे, 100% करेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपके ये 95 है, यही है। तो मेनली आप टारगेट करो कम से कम, मैंने यहाँ था ना कम से कम 20+ का यहाँ टारगेट रखो, यहाँ 50+ का टारगेट रखो। यहाँ आप कोशिश करो है ना, अगर 70+ कर सकते हो तो काम हो जाएगा। तो इतना तो बहुत सेफ हो जाएगा, इतना अगर कर पाओगे तो। ये है। तो ये तो 140 हो गया। इसमें थोड़ा कम भी करोगे तो देख लो, आपको समहाउ तो आपको 100+ तो करना ही पड़ेगा। सो वो आप PYQs ईयर वाइज वाला ही 10 साल का बैठ के सॉल्व कर लोगे ना, एग्जाम फ्रेम में, घर पे एग्जाम जैसे माहौल में कि 3 घंटे बैठ रहे, मान लो एग्जाम में है, और खुद ही आप सॉल्व कर, पिछले 10 साल के ना 20 पेपर अराउंड है, तो आप बैठ के सॉल्व कर लोगे 20 के 20 पेपर, और 2-3 बार कर लो उन्हीं 20 पेपर को, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा अभी आप कितने पानी में हो। खुद ही आपको पता चल जाएगा एग्जाम निकलना है कि नहीं निकलना है, घर पर ही पता चल जाएगा कि तैयारी और चाहिए या हो गया है, उस तरह से है। क्योंकि 100% तैयारी चाहिए भी नहीं। ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग कुछ बच्चे जो लाइव ज्वाइन किए, एक्चुअली मैं भी ऐसे रिकॉर्ड करके अपलोड करना मेरे से होता नहीं है, सोचता हूँ इस बहाने मैं भी सीख लेता हूँ। तो बस मेरा पर्पस पढ़ाने का यही है कि एटलीस्ट मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ इसमें, और आप भी थोड़ा बहुत सीखे होंगे। ठीक है जी, मिलते हैं कभी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ।